ये जो नतीजे हैं गुजरात में वो हुआ जिसकी कल्पना मतलब कांग्रेस ने कभी नहीं की होगी, ऐसा भयंकर नुकसान। और दूसरी ओर हिमाचल में वही जो लग रहा था बिल्कुल कांटे का मुकाबला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वरुण जी, जो कुछ रुझान अभी तक आ रहे हैं वो चौंकाने वाले नहीं है। एग्जिट पोल की पुष्टि करते हुए ये रुझान है। गुजरात के संदर्भ में बहुत स्पष्ट तौर पर यह जाहिर हो रहा था कि कांग्रेस मैदान में ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की उपस्थिति तो रहेगी, लेकिन वो उपस्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि सरकार बना जाए। कमोबेश वैसा रुझान है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संयुक्त रणनीति के माध्यम से जिस तरीके से भाजपा ने लड़ाई लड़ी, उसके नतीजे साफ दिख रहे हैं। और कांग्रेस लड़ाई लड़ी नहीं, ये भी रुझान साफ तौर पर जता रहे हैं। ऐसा लगता भी नहीं है कि आने वाले यानी अगले 2-4 घंटे में रुझानों में कोई परिवर्तन होने वाला है। दिलचस्पी अब केवल टीवी स्क्रीन पर दर्शकों की केवल और केवल इस कारण से है कि हिमाचल में क्या होगा। हिमाचल में क्या जयराम ठाकुर का राज बना रहेगा या रिवाज बना रहेगा, ये बात उसके संदर्भ में मतदाताओं ने अपने निर्णय को इस तरीके से व्यक्त किया है कि हम सबकी दिलचस्पी अभी भी चुनावों के रुझान को लेकर और परिणाम को जानने में। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है कुछ उपचुनावों के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुलायम यादव की विरासत को बचाने में अखिलेश यादव सफल रह रहे हैं। डिम्पल यादव 27,000 वोटों से आगे। भाई कांग्रेस के संदर्भ में बात करें, कांग्रेस अब केवल 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। दोनों ही जगह कांग्रेस अपनी साख बचाए रखने में कामयाब होती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर में जहां पे चुनाव था, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी से आगे चल रही है तकरीबन 2,500-3,000 वोटों से। वही राजस्थान के अंदर सरदार शहर जो सीट है उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी 5,000 से आगे चल। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी 2 राज्यों में इज्जत बचा रही है, पर हिमाचल में सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी इसको लेकर अभी भी दिलचस्पी बनी हुई है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस कम से कम इस हैसियत में दिख रही है कि हाँ, हिमाचल में सरकार बना सकती है। कम से कम अभी के रुझान कांग्रेस को मायूस नहीं कर रहे हैं और भाजपा को चिंता में डाले हुए। जी, लेकिन हिमांशु जी, हिमाचल में कांग्रेस को जब ये दिख रहा था कि ये प्रदेश उसकी झोली में आ सकता है, तो जो उसकी रणनीति थी उस पर सवाल है। जो राहुल गांधी केरल में 19 दिन बिताते हैं, वो हिमाचल को 19 घंटे भी नहीं देते। जब लग रहा था कि एक राज्य सीधा सीधा आ सकता है, वहां पर कांटे का मुकाबला हो गया। ये कैसी रणनीति थी कांग्रेस की? भाई, तो राहुल से कहीं ज्यादा लोग तो आकर्षण प्रियंका गांधी महसूस करते हैं। प्रियंका गांधी ने पूरा समय लगाया वरुण जी, तो हिमाचल में उन्होंने अपना घर भी बना लिया है। भाई ने पूरा देश और बहन ने एक प्रदेश। आप इस दृष्टि से इसे देख लीजिए। कुल मिलाकर राहुल गांधी राजनीति के तौर तरीकों को लेकर कभी भी राजनीतिक बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं रहे। अभी भी उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से चला रखा है। उस पर सवाल इस रूप में कि एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम है या एक सामाजिक संगठन का कार्यक्रम है। अगर समाज सेवा के काम में करना है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर राजनीति करनी है तो गुजरात, जहां पर राहुल गांधी ने पहली बार अपने कांग्रेस के एक उपस्थिति लेकर आई। कितने अफसोस की बात है कि इन 5 साल में कांग्रेस उससे आगे बढ़ना तो उसके आदि की स्थिति में पहुंची। वहीं आप कल दिल्ली नगर निगम चुनाव के संदर्भ में देखें, दिल्ली नगर निगम में 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कमोबेश वैसी स्थिति भी हासिल नहीं जैसी गुजरात में कांग्रेस। पर 5 साल मेहनत करके क्या किया? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बेदखल कर दिया। कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका था गुजरात के संदर्भ में 2017 से 2022 के बीच में जनता के बीच सहानुभूति लेने का, अपने संगठन को मजबूत करके मौके पर चुकी हुई जीत को इस बार हासिल करने का। कुल मिलाकर कांग्रेस को लेकर एक बड़ी निराशा लोगों के जहन में रहेगी कि आखिर कांग्रेस 2024 में कोई उम्मीद रखे भी या नहीं रखे। इस बात जी हिमांशु जी, मेरा एक सवाल गुजरात को लेकर ये, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 77 सीटें मिली थी। उन 77 सीटों के साथ जो गुजरात ने कांग्रेस को जो एक मैंडेट दिया था, क्या कांग्रेस ने उसके साथ न्याय किया? ऐसी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होनी चाहिए थी, घटकर 17 पर रह गए। और जिस आम आदमी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहा था, आज उसे आकलन मिल रहा है कि वो 20% तक वोट ले जा सकती है। इतनी दुर्दशा, इतनी दुर्गति हो जाना, ये किस मोड में कांग्रेस चल रही है? देखिए, कांग्रेस के संदर्भ में समझने की हुई है। गुजरात के लिए प्रभारी कौन बनाए गए? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत पिछली बार भी प्रभारी थे
उन्होंने और राहुल गांधी ने मिलकर काम किया था। लेकिन इस बार अशोक गहलोत क्या काम कर रहे थे, या कांग्रेस क्या काम कर रही थी? कांग्रेस उन अशोक गहलोत को निपटाने का काम कर रही थी, अशोक गहलोत उनको निपटाने वाले कांग्रेसियों को निपटाने का काम कर रहे थे, तो आपस में उलझ गए। प्रभार था, उसने गुजरात में ध्यान ही नहीं दिया। वो सचिन पायलट पर और सचिन पायलट एंड कंपनी अशोक गहलोत पर ध्यान दे रही थी। जिन राहुल गांधी ने पिछली बार गुजरात में कमान संभाली थी, वो अपने केरल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में रहे। तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा कहां, कैंपेन रहा कहां? कांग्रेस ने अपने लोगों को संभाला नहीं। कांग्रेस के जो 70 विधायक आप जीतने का हवाला दे रहे हैं, 5 साल में 16 विधायक भाजपा के साथ हो लिए, तो उन विधायकों ने पार्टी के साथ न्याय नहीं किया, तो जनता ने अब कांग्रेस के साथ न्याय कर दिया। जनता चलने की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कमाल कर रही है। जो जीत नरेंद्र मोदी के सीधे नेतृत्व हासिल नहीं की थी जब वो मुख्यमंत्री थे, उससे कहीं बड़ी जीत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बार हासिल करती है। और इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। आप देखिए कितना साहस था कि विजय रूपाणी को 4 साल के बाद पद से हटा दिया, उसने नहीं हटाया, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को हटा दिया। इसके बाद ये साहस भी दिखाया 7 वर्षीय विजय रूपाणी, नितिन पटेल जैसे नेता खुद से कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़। तो इतने साहसपूर्ण फैसलों को जब लिया जाए तो नतीजा इस पार या उस पार का होता है। तो इस पार साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा की रणनीति सफल रही, भाजपा का साहस सफल रहा, और 2024 के संदर्भ में भाजपा ने अपने लिए बड़ी उम्मीदों को कायम रखा हुआ है। ये बात साफ तौर पर जी। हिमांशु जी, एक बार वापस हिमाचल की ओर चलते हैं, और हिमाचल पे मैं समझना ये चाह रहा हूं कि ये जो आंकड़ा बार बार आ रहा है, ये 3 बातें कह रहा है, या तो राज बदलेगा, या रिवाज बदलेगा, या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होगी। संकेत क्या है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट तौर पर छोटा प्रदेश है, मात्र 68 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस कुशलता के साथ या जिस राजनीति को आजकल आजमाए हुए है, उसमें थिन मार्जिन यानी कम अंतर के साथ अगर मसला रह जाता है तो भाजपा कोई भी उलटफेर कर सकती है, संभावना से इंकार नहीं किया जाता। कांग्रेस में वैसे भी कई फाके हैं, संतरे की तौर पे कांग्रेस है। कौन सा नेता अपने आप को मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर भाजपा के साथ बैठा हुआ दिखाई दे, डर रहता है। तो इसलिए देखना है कि कांग्रेस कितनी सीटें हासिल करती है। बहुमत से कुछ ठीक ठाक सीटें हासिल करेगी तो ही वह सरकार बनाएगी, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से मैदान छोड़ने वाली नहीं है। जनता का जो भी फैसला रहे, पर भारतीय जनता पार्टी कृष्ण चरित्र को अभिनीत करती, अर्थात राजनीति के खेल में सब कुछ जायज है। तो कुल मिलाकर अंतिम नतीजा आज शाम को नहीं, बल्कि उसके लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, जैसा रुझान बता रहे, क्योंकि मसला एक बड़े अंतर के साथ जीत का था। यहां पर जो रुझान दिख रहे हैं ये बता रहे हैं, चाहे भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए, अंतर बहुत ज्यादा नहीं वाला है। इसलिए भाजपा के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। और जब आप कह रहे हैं कि भाजपा मैदान नहीं छोड़ने वाली है, तो मैं जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर दूं कि विनोद तावड़े महामंत्री वो शिमला पहुंच चुके हैं। तो यहां से क्या कुछ रणनीति बनने वाली है वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हिमांशु जी, एक सवाल ये है कि जब आपने गुजरात का जिक्र किया, बीजेपी पूरे मंत्रिमंडल तक को बदल देती है और कोई आवाज नहीं करता। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में 21 बागियों का खड़े हो जाना, बिलासपुर गृह जिला जेपी नड्डा का, वो वहां पर बागियों को बैठा ना पाए, वहां से जिस तरह के सुर उठे और जो नुकसान बीजेपी को दिखाई दे रहा है, अब बीजेपी कह रही है कि हमारी विचारधारा के लोग हैं जो लीड ले रहे हैं। इतने छोटे प्रदेश में ये बगावत हो गई और बीजेपी से कंट्रोल नहीं कर पाई, ये तो साफ है। देखिए, भले ही जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन सच ये है कि वो हिमाचल के सबसे बड़े नेता नहीं है। हिमाचल के सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार की हैसियत है। जयराम ठाकुर से भी बड़ा कद आज भी शांता कुमार या प्रेम कुमार धूमल का था। अनुराग ठाकुर के रूप में भविष्य को लेकर एक बड़ी संभावना अभी भी हिमाचल में रहती है। तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी परस्पर द्वंद्व का शिकार रही है। ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का इकबाल है, जिसके तहत जो फैसला वो ले लेते हैं उसको मानने के लिए विधायक बाध्य होते। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के संदर्भ में तकलीफ इसलिए कि छोटा प्रदेश, तो छोटा प्रदेश में संतुलन साधना कहीं कठिन होता है बजाय एक बड़े प्रदेश के। हिमाचल के संदर्भ की दिक्कत है। और जगत प्रकाश नड्डा जी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
लेकिन वह हिमाचल के सबसे बड़े नेता नहीं है। उन्हें तो पार्टी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर भी कंसीडर नहीं किया, जबकि उनकी वरिष्ठ जो पदों ने उन्हें उस पद के लिए उपयुक्त ठहराती थी। पार्टी ने तब भी जयराम ठाकुर को पसंद किया था। प्रेम कुमार धूमल दो जगह से चुनाव हार गए थे 2017 के विधानसभा चुनाव। तो इसलिए परिस्थिति ऐसी है, धूमल इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते, पार्टी ने लड़ने। अनुराग ठाकुर भले ही केंद्र में मंत्री है, पर वह उम्मीद हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर रखते। तो इस प्रकार का काफी बड़ा विभाजन भारतीय जनता पार्टी में है, पर केंद्रीय सत्ता इतनी मजबूत है जिसके चलते बात से नहीं निकल पाती। लेकिन टिकट के मसले पर तो रहेगा ही ना। छोटा प्रदेश है, छोटी छोटी सीटें हैं, लोगों को लगता है थोड़ी मेहनत करूंगा तो जीत जाऊंगा तो भाजपा जाएगी। हाँ, अब आप देखिएगा जिन 21 लोगों ने बगावत के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा है, उनमें से जो भी चुनाव जीतने में सफल रहेंगे, भाजपा जिन्हें ठुकरा रही, भाजपा जिन्हें खारिज कर रही थी, उनके लिए लाल कालीन बिछाएगी। वरुण जी देखिएगा, लाल कालीन पर चलकर आएंगे ये सारे लोग, जनता के स्तर पर स्वीकार कर लिए जाएंगे। जी ये जो चुनाव है, अगर दोनों राज्यों की बात करें और जिस तरीके से अगर मैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करूं और आजम खान के गढ़ में जो कुछ बीजेपी करने जा रही है, 24 के लिहाज से जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो क्या कह रहा है? 24 क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है उसे जहां स्पेस मिलता है या कांग्रेस जहां स्पेस देती है वो जगह बना लेते हैं। वो 8 सीटों पर गुजरात में जीत रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने जो किया है। 24 का नैरेटिव क्या बन रहा है सर? देखिए, दिल्ली बहुत दूर है। नरेंद्र मोदी को अभी कोई चुनौती देश में नहीं है, ये जनादेश बता रहा है। गुजरात में आप देखिए क्या कमाल हो रहा है, किस तरीके के विशाल अंतर के साथ भाजपा जीतने जा रही है। केजरीवाल क्या बोल रहे थे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बस मार्जिन थिन है, आसपास भी नहीं है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस तो एक राजनीतिक दल के तौर पर अपनी हैसियत बनाए रख पाए इसके लिए जूझ रही है, चुनौती है ही नहीं। जहां तक बात आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, उनकी अपनी बहू मैदान में है, तो उस जीत को अगर आप 2024 में कोई कमाल के तौर पर तो ये संभव नहीं है। आजम खान के इलाके में भाजपा प्रदर्शन कर रही है, ये अपने आप में छोटी बात नहीं। कुल मिलाकर 2024 को इस चुनाव के रुझान साफ तौर पर बता रहे हैं कि भाजपा के लिए तब तक कोई खतरा नहीं है तक नरेंद्र मोदी जैसी करिश्माई शख्सियत का नेतृत्व उसके पास है। नरेंद्र मोदी का जादू है, नरेंद्र मोदी का जादू जनता के स्तर चढ़कर। हिमाचल में अगर मुकाबला है, वो समझने की बात, हम देख रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है, पर ये कड़ा मुकाबला क्यों है? ये कड़ा मुकाबला है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसीलिए सभाओं में आकर क्या बोल के, किसी को मत देखिए मुझे देखिए, लोग देख, इसीलिए मुकाबला है। अन्यथा पर भाजपा मुकाबले में नहीं रहनी थी। साल भर पहले उपचुनाव में हमने देखा था, चारों उपचुनाव में भाजपा धराशायी हो। साफ तौर पर है कि नरेंद्र मोदी के लिए देश बदलाव की मूड में नहीं। जी, इस बीच एक जानकारी दर्शकों से साझा कर देंगे, लगभग आधे मंत्री चुनाव हिमाचल में हार रहे हैं और हिमाचल की परिपाटी रही है कि 45 से 50% मंत्री वहां चुनाव हारते हैं। आंकड़ा 31-33 हो गया है। गुजरात में बीजेपी 152, इतिहास रच दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं, 18 से 19 के बीच में, आम आदमी पार्टी 7। हिमाचल में 4 अन्य जीत रहे हैं और जो 4 अन्य जीत रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। गणेश दत्त हमसे बात करते हुए कह रहे थे कि ये चारों हमारी विचारधारा के व्यक्ति हैं, हमारी ही पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यानी अन्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। हिमांशु जी, ये अन्य बहुत बड़ा फैक्टर है हिमाचल में अब? निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर। और एक जानकारी जो हमारे पास में आ रही है वो ये है कि कांग्रेस ने हिमाचल के संदर्भ में अपनी उम्मीदों को आसमान दिखाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के लिए जो चुनाव प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके संदर्भ में जानकारी आ रही है कि प्रारंभिक रुझानों ने उन्हें यह उम्मीद जगा दी है कि हम वहां मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए वो दोपहर 2 बजे शिमला के लिए रवाना हो रहे हैं, दिल्ली होते हुए वो शिमला पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी हर तक कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से एक और राज्य कम से कम स्पष्ट तौर पर उसके हिस्से में आ जाए, और अभी तक के रुझान कांग्रेस को हौसला दिए हुए हैं, ये बात साफ तौर पर जाहिर हुई। लेकिन इन्हीं बीच जब सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हैं कि विधायकों में से ही कोई बनेगा, यानी वो एक तरह से प्रतिभा सिंह को चुनौती दे रहे हैं। बार बार कहते हैं कि बनेगा तो कोई विधायकों में से बनेगा।
प्रतिभा सिंह कहती है नहीं, 2 बार वीरभद्र भी बतौर सांसद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये वाला काम जो कांग्रेस में परंपरागत रूप से रहता है वो शुरू तो हो चुका है। इसमें क्या शक की बात है? हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वो राजनीति में तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। जैसे मैंने आपको कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी जगत प्रकाश नड्डा के मन में हसरत रहती है कि वह हिमाचल के मुख्यमंत्री बने, पार्टी मौका तो दे। तो कुल मिलाकर सुखविंदर सिंह वीरभद्र सिंह के दौर में भी एक गंभीर नाम हुआ करता। आज अगर वो देख रहे हैं कि पार्टी बहुमत में आ रही है तो वो अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए क्या बोलेंगे? वो सबसे पहले प्रतिभा सिंह को खारिज करेंगे। तो तर्क यही है कि विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, पर उनके कहे हुए के कोई मायने नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उस बात की जिसे हम गंभीरता से। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो गंभीरता से। सोनिया गांधी बोले, राहुल गांधी बोले या प्रियंका गांधी बोले, 4 नाम ऐसे हैं वरुण जी जिनमें से किसी का अगर ये बयान आता है कि मुख्यमंत्री बनेगा तो उसे गंभीरता से लेना। आगे प्रतिभा सिंह क्या कह रही है, मुकेश अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं, बहुत मायने ये नहीं है। ये कहे कुछ भी, असल बात उसके अंदर ये है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। बहुमत भले ही नहीं आया है, पर इन सारी बातों के परम में जाइए तो इच्छा केवल उस तर्क के लिए है जिसके मैं मुख्यमंत्री बन, इस असर के साथ है। तो सुखविंदर सुक्खू केवल इतना कह रहे हैं, उनके बयान को समझिए कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनवा दी। और ये गुजरात में तो एग्जिट पोल के अनुमान से भी बीजेपी आगे निकल गई है। 155, किसी एग्जिट पोल ने 155 तक की बात नहीं की थी, और जो हमारी टैली चल रही है वो बता रही है बीजेपी 155, कांग्रेस 18, आप 6 और अन्य की संख्या 3, यानी 27 साल बाद भी इतना बड़ा बहुमत, प्रचंड बहुमत, बीजेपी लेफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। हिमांशु जी, ये हुआ क्या कि बिल्कुल हिमाचल में, माफ कीजिए, गुजरात में कोई नाम लेवा ही नहीं बचा, विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है। अब 156 हो गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिला है पहली बार। सुबह से पहली बार अब रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो जो रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी 28 और कांग्रेस 36 हो गई है, अन्य की संख्या 4 है। और पिछले 2.25 घंटे की गिनती के बाद यह हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है। 36 सीटों पर वो इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी के खाते में 28 दिखाई दे रही है रुझान में, अन्य की संख्या 4 है। और कांग्रेस चाहेगी कैसे भी ये आंकड़ा पार रहे, क्योंकि जरा सा भी पीछे हुए तो उन्हें पता है फिर उनके लिए संभावनाएं कितनी बचती हैं। तो ये पहला आंकड़ा है जिसमें कांग्रेस ने 36 का आंकड़ा, जो मैजिक फिगर है, उसको छू लिया है। और इस वक्त वो बहुमत की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। एक कंफर्टेबल सिचुएशन है, लेकिन ये कब तक मेंटेन रहती है, ये बनी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं। साथ ही साथ ये स्थिति भी कि वहां पर 4 अन्य भी जीत रहे हैं। कई मंत्री जो हैं वो अपने अपने सीटों पर पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु जी, पहली बार बहुमत के आंकड़े को छू लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो आप कह रहे थे, पूरी दिलचस्पी इसी स्क्रीन पर रहने वाली है कि हिमाचल में क्या कुछ ऊपर नीचे होगा, कितनी धूप छांव है। बिल्कुल, हमें हिमाचल की जनता का आभारी रहना चाहिए, नहीं तो लोग तो टीवी स्क्रीन अभी तक में बंद कर चुके होते अगर स्पष्ट तौर पर दिख जाता कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में भी वापसी कर रही है। गुजरात में तो दिलचस्पी का विषय अब इतना ही है कि बाकी पार्टियों की इज्जत कहां तक रह जाने वाली है। 150, 160, 165 भाजपा कहां तक रुकेगी। पर हम जो बात कह रहे थे, जो बात पूरी रह गई वरुण बातचीत में, जब तक हिमाचल के संदर्भ में आपने ये बड़ी ब्रेकिंग दी, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित रणनीति का नतीजा है गुजरात के रूप, या अनायास नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया था कि उनकी वर्तमान सरकार और उस सरकार के के प्रति जनता में नाराजगी आ रही है, सिरे से खारिज कर दिया। विजय रूपाणी, नितिन पटेल, सौरभ पटेल समेत तमाम बड़े नेताओं एक साथ कर एकदम अनजान चेहरे भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक नई सरकार गठित की। 1 साल उसने काम। दूसरा, आप समझने की कोशिश करें, सत्ता विरोधी वोट को सुनिश्चित तरीके से बंटवारे का इंतजाम भारतीय जनता, आम आदमी पार्टी को पहले
गुजरात में पर्याप्त आया और अचानक दिल्ली के नगर निगम चुनाव घोषित हो जाता। नतीजा क्या हुआ? आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ गई दिल्ली नगर निगम और गुजरात के बीच में। कांग्रेस अपनी यात्रा में रहने की उलझ गई। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता में सेंध लगाई, सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा सुनिश्चित किया और साथ ही दिल्ली नगर निगम के प्रति एक अनिच्छा रखते हुए पूरी ताकत गुजरात में लगाई। नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरी तरीके से कमान संभाल लिया। अब देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सफाई की है, जैसे वो मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि उन्हें पता है अगर आज मैं प्रधानमंत्री हूं तो वो गुजरात के चलता हूं, अगर गुजरात हार जाऊंगा तो मैं देश में अपनी साख हार जाऊंगा। इस समझ के साथ उन्होंने काम किया तो नतीजा सामने है। गुजरात में जो वह मुख्यमंत्री रहते हुए सीटें हासिल नहीं कर पाए, वह सीटें आज प्रत्यक्ष तौर पर नेतृत्व देते हुए और गुजरात में हासिल करके दिखा रहे हैं। और वो बड़ी जीत के लिए सब कुछ 50-50 किलोमीटर के रोड शो से लेकर के बार बार अहमदाबाद आने तक वो सब कुछ किया जो जो बीजेपी करती रही है। और मतलब ये जो स्ट्रैटेजी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और इसने एक ऐसा माहौल बीजेपी के लिए बना दिया इतनी बड़ी जीत के बाद कि वहां पर कांग्रेस की दशा इतनी खराब हो चुकी है। पिछली बार जो अल्पेश ठाकुर और जो लोग हार्दिक पटेल लड़ रहे थे वो छिटके कांग्रेस से, और बिखरती बिखरती कांग्रेस की दशा ये हो गई है कि वहां विधायक गिनती के बचे हैं अब। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी ने तो गुजरात के संदर्भ में चुनाव होने से पहले ही हार, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर चुनाव संजीदगी से लड़ा नहीं। और जब लोगों के बीच में ये सवाल उठा कि कांग्रेस कर क्या रही है, तो तर्क दिया गया कि इस बार हम बड़ी सभाओं में नहीं बल्कि छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। तो जनता के बीच में क्या गए ये तो सामने दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता विरोधी वोटों का एक सुनियोजित तरीके से बंटवारा सुनिश्चित किया। आम आदमी पार्टी का उठाव इस संदर्भ में संकेत है। पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ध्यान के अंदर आ रही है कि अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर दर्जा हासिल कर लेगी। वो इस समय आम आदमी पार्टी को मिलते हैं, उससे लगता है कि चुनाव आयोग की जो अहर्ता है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपको जो वोट मिलने चाहिए वो वोट हासिल करने में आम आदमी पार्टी सफल होती दिख रही है। तो तय मानिए कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती आ गई है। सत्ता से तो पहले ही बेदखल हो देश के संदर्भ में, पर कम से कम अभी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर उसकी हैसियत थी। भाजपा के विकल्प तौर पर कांग्रेस की ओर ही देखा जाता था, लेकिन आम आदमी पार्टी उसकी ये दर्जा तो नहीं थी, लेकिन ये संकट खड़ा हो गया है। बाकी भी राजनीतिक दल हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर को चुनौती देते हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो बीजू पटनायक के नाम वाली पार्टी नवीन पटनायक के नेतृत्व में है, चाहे वो टीआरएस के रूप में पार्टी है, चाहे वो जगन रेड्डी के रूप में पार्टी है। ये सब अपने राज्य से बाहर पे हैसियत करते हैं, पर अरविंद केजरीवाल एक और राज्य में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब और अब गुजरात में अगर वो 15% हासिल करने में सफल रहते हैं, ये अपने आप में बड़ी घटना है, महत्वपूर्ण घटना है और कांग्रेस के लिए एक बेहद बड़ी दुर्घटना होने वाली जी। और हिमांशु जी, लेकिन जिस वोटों के बंटवारे की बात हो रही है, ऐसा बीजेपी चाहती होगी हिमाचल में भी हो जाए, लेकिन हिमाचल में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी ही नहीं और वैसा बंटवारा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो यहां भी मुझे लग रहा है मामला एक तरफा ही रहता। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर स्पष्ट तौर पर नजरिया नहीं बना पाई कि वो किस हैसियत में रहे, और आम आदमी पार्टी भी शायद हिमाचल के संदर्भ में अनिर्णय की शिकार रही। पंजाब से लगता हुआ हिमाचल प्रति, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अचानक मैदान छोड़ दिया। कहीं ना कहीं गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी को ज्यादा उम्मीदें होती थी। उसे लग रहा होगा कि हम वहां पर कुछ बड़ा करने वाले हैं, बड़ा हासिल कर सकते हैं, इसलिए सीमित संसाधन है, सीमित ताकत है, तो अलग अलग हिस्सों में बांटने के स्थान पर एक जगह लगाई जाए, इसलिए वो गुजरात की ओर गए। पर भारतीय जनता पार्टी ने उसी समय पर दिल्ली नगर निगम जो पहले से घोषित होने थे टाल के रखा था इस समय पर घोषित, तो आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं खराब हुआ। उस खराब का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में तो ले लिया, पर हिमाचल के संदर्भ में पैसा नहीं बन पाया। जी,
अगर आम आदमी पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं तो उनके 10 राज्यसभा सांसद हो गए हैं, 2 राज्यों में सरकार है, गोवा में उनके विधायक हैं, अब गुजरात में उनके विधायक हो गए हैं। जैसा आपने बताया, और क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड करती है। आम आदमी पार्टी बार बार यह बताने की कोशिश करती है कि कांग्रेस खत्म है और हम विकल्प हैं। वहां तक पहुंचने में आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी को कितना समय लगेगा? देखिए, समय तो लगता ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस गति से सफलता हासिल कर रही है वह अपने आप में चौंकाने वाली। 10 साल हुए इस पार्टी और 10 साल के अंदर गति, और पंजाब जैसे राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। गुजरात जैसे राज्य में जहां पर 27 साल से कांग्रेस भाजपा को हराने की कोशिश कर और दूर दूर तक नहीं पाई जा रही है, वहां अगर आम आदमी पार्टी 15 या 20% वोट हासिल कर पाती है तो ये बताता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अपने आप स्थापित किया, अब कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी चेहरे के तौर पर स्थान लेने के लिए गंभीरता से आगे बढ़ रही है। समय कितना लगेगा इसके लिए तो इंतजार ही करना पड़ेगा वरुण जी। मैं ये कहूं कि 2024 में ये हो जाएगा तो अतिशयोक्ति होगी, पर इतना तय है कि आम आदमी पार्टी एक व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से देश की राजनीति अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, नजरअंदाज नहीं करती। ये मौके कांग्रेस देती है, ये स्पेस बनाने का मौका खुद कांग्रेस देती है। गुजरात में हमने जैसे देखा, अरविंद केजरीवाल पूरी टीम, वो पूरा गुजरात उन्होंने घूम लिया, छक लिया, लेकिन कांग्रेस के नेता कहां थे, कब आएंगे, क्या करेंगे, कोई जानकारी नहीं थी किसी को। निश्चित रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए, एक राजनीतिक दल है, गुजरात में चुनाव होना है, आप भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, गुजरात को शामिल नहीं कर रहे हैं। अब आप इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी चुनावी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और वहीं आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह को देखिए, जिस राज्य में चुनाव होता है अपने सारे तौर तरीके उस राज्य के अनुरूप कर लेते हैं। बंगाल में चुनाव था, ऐसा लगा रविन्द्रनाथ टैगोर दोबारा धरती पर आ गए, नरेंद्र मोदी का लुक ऐसा हो गया। वही आप कांग्रेस के संदर्भ में देखिए, राहुल गांधी से सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस की है। उन्होंने हिमाचल में नाकाम, गुजरात के संदर्भ में महज औपचारिकता पूरी की, 2 बार गए, 2-3 सभाएं करके आ गए। क्या लग रहा, जनता वहां पर उधार बैठी हुई थी कि कांग्रेस के लिए बस आप चेहरा दिखा दीजिए, झूठ कर देंगे। जब आप गली गली घूमेंगे तो शायद आपको किसी मुकाबले के लायक समझे। वहां आप ऐसे जा रहे हैं जैसे केवल दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, तो चीजें क्या सामने है। हिमाचल के संदर्भ में कांग्रेस की मेहनत कम, भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक चूक इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जब 1 साल पहले जयराम ठाकुर के सीएम रहते हुए भारतीय जनता पार्टी 4 उपचुनाव के बावजूद भी बदलाव क्यों नहीं? क्या इसलिए कि कमल जी को मौका नहीं देना? क्या इसलिए अनुराग ठाकुर को मौका नहीं देना? क्या इसलिए जेपी नड्डा को हिमाचल नहीं देना? के चलते जयराम ठाकुर मजबूरी के नाम पर बनाए रखे गए। उस मजबूरी ने कहीं भाजपा का नुकसान तो नहीं कर दिया? इसके लिए हमें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। तौर पर क्या स्क्रीन बदलती रह रही है, 26-36 था, अब 31-33 फिर आ गया। कुल मिलाकर इतना बता रहा है कि हिमाचल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने वैसा कहा तो चलता तो नहीं दिखाई जैसा चलता गुजरात दिखाई थी। जी, और बिल्कुल इस बीच जानकारी दर्शकों को दे दें, गुजरात में बीजेपी 156, कभी 158। अब गुजरात में दिलचस्पी यह है कि नंबर कहां जाकर रुकेगा, ये नंबर 182 में अगर कहां जाकर रुकेगा, गुजरात में यह दिलचस्पी है। हिमाचल प्रदेश में अगर ये 31, 33 और 4 है, और अगर ये ट्रेंड सेट होता है तो मान लीजिए चाबी जो है वो निर्दलियों के हाथ में है, चाबी अन्य के हाथ में है। सरकार उनके तरीके से बनेगी, फिर हिम का ताज वो पहनाएंगे जिसको पहनना है। बड़ी चर्चा, बड़ी कवरेज जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।